जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। हम लोगों ने चैप्टर वाइज तो कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें से 3 डेज़ की क्लासेस हो चुकी हैं। लगभग 10-10 क्वेश्चन का हमारा ये सेट होता है, जिसमें PYQs को हम डिस्कस करते हैं। 3 डेज़ तक हो चुके हैं। आज हमारा चौथा दिन है इसको लेकर के, ठीक है। तो आज की वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को विजिट करके सारी वीडियोस देख सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो आज ये बिना टाइम नुकसान के आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो, और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जा सकता है। पहले तो ये पूछा है कि क्या प्याज के छिलके, जो प्याज का छिलका होता है उसमें जो कोशिकाएं होती है, सेल होता है, उसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से। तो पहला तो यही है कि यस, कर सकते हैं। अब उसमें कह रहा है प्याज की कोशिका की परिधि को, परिधि मतलब आउटर सरफेस की बात कर रहा है, ए कहा जाता है। अब देखो क्या हुआ, जब प्याज का छिलका एक उठाया उन्होंने, ठीक है ना। अब इसको सूक्ष्मदर्शी से जब परीक्षण कर रहे हैं तो इसमें भी क्या कहते हैं, सबसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको मिलेगा, जिसको सेल बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं। अब कोशिका में पूछ रहे हैं कि सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहे हैं कि प्याज की कोशिकाओं की परिधि को ए कहा जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी परीक्षण किया जाएगा, प्लांट हो गया या कोई भी जिसका पौधे की कोशिका की अगर परीक्षण किया जाता है, तो सबसे पहला जो सरफेस दिखता है उसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है। अंग्रेजी में इसका क्या नाम होता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन सबसे पहले हमें ए बी सी इन सबको पता करना है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए कहा जाता है, उसके बाद कह रहे हैं जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है। ए जो है किसी एक मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी बोले हैं। कोशिका के मध्य में जो सघन पिंड है उसे सी बोले हैं ये लोग, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ए तथा सी के बीच जेली नुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए और सी के बीच जो है वो क्या है? डी है, ठीक है। अब कह रहे हैं ए बी सी तथा डी की पहचान करना है हमें, ये चारों क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला जो उन्होंने ये परिधि की बात करी थी, जो दीवार दिखी थी, उसे तो कोशिका झिल्ली बोला जाएगा। तो ऑप्शन ये देखिए कि ए कहाँ कहाँ सेल मेम्ब्रेन को दे रखा है, या कोशिका झिल्ली किस किस ऑप्शन में ए है। तो देखिए पहले में ए को बोला है कि कोशिका द्रव्य है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कोशिका द्रव्य कभी एक झिल्ली नुमा तो है नहीं, ये ऑप्शन कट जाता है आपका पहला वाला, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि क्या है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अगला कह रहा है कि कोशिका द्रव्य, फिर से कह रहा है कि पहले वाले को ही ए को कोशिका द्रव्य बोल रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए को दिखाया है कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके ऊपर जो मोटी परत है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसको को बी बोला गया है। और जो सी है, देखो सी को क्या बोला है यहाँ पे, देखिए सी यहाँ पे दे रखा है, कोशिका के मध्य में जो केंद्रक, कोई केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी बोले हैं, तो सी को, सघन पिंड को केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस बोला जाता है। तो सी हो गया आपका। और डी किसको बोलते हैं? सी और डी जो होता है हमारा कोशिका द्रव्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे इसका आंसर केवल एक ही चीज को, कोशिका झिल्ली को ही पकड़ करके आंसर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रत्ययों, मतलब कौन सा जो साइंटिफिक प्रोसेस है को नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एक क्रियाकलाप नीचे दिया है, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया, ठीक है, तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं बोतल में एक पिन, जो पतली सी पिन होती है ना, पिन चुभा करके छिद्र कर दिया गया है। यह देखा गया कि छिद्र में
से पानी नहीं निकलता है। इन्होंने क्या किया है, एक प्लास्टिक की बोतल लिया, उसमें पूरी तरह से पानी भर के उसके ढक्कन को बंद कर दिया कस के। तो अब उसमें कह रहे हैं कि उसमें पतली सी पिन से छिद्र किया गया, तो ये देख रहे हैं कि पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या वजह है। ठीक है, तो इसका मेजर जो रीज़न होता है पानी बाहर ना निकलने के लिए, जैसे ये बोतल बना दिया, इसमें ढक्कन लगा के पानी भर दिया, अब क्या होगा, जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये सारे प्रेशर लगाएंगे, सब प्रेशर लगाएंगे। आपने एक हल्का सा छिद्र किया तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप सोचो जगह बहुत कम हो और उसमें से बहुत सारे, जैसे मान लो अगर कोई दरवाजा हो पतला सा, ठीक है, अचानक से कोई भगदड़ होती है तो सब लोग एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे, तो इस पतले दरवाजे पे क्या होंगे, स्टक कर जाएंगे, तो कोई भी नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन बनती है इस सिचुएशन में भी। क्या होता है, क्या रीज़न क्या होगा इसका, दाब की वजह से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेज़र टार्च है, एक लेज़र लाइट है, से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। जैसे आप कोई लेज़र लाइट है, उससे लाइट जो है दो अलग अलग उस पर डाला गया ऑब्जेक्ट पे। पहला किस पे डाले उन्होंने, प्रिज्म पे। तो प्रिज्म आप लोगों ने, आप जानते होंगे प्रिज्म कैसा होता है, इस तरह से एक बॉडी होती है जो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, पहला उन्होंने टार्च क्या लेजर लाइट किस पे डाला, प्रिज्म पे। दूसरा कहाँ पे डाला है, कांच की स्लैब पे, एक कांच स्लैब है वहाँ पे डाला। ठीक है, अब ये इसमें से पूछ रहे हैं ए और बी में से कौन सी परिघटना होगी। ठीक है, तो ए और बी दो परिघटनाएं दे रखा है, प्रकीर्णन दे रखा है और अपवर्तन दे रखा है। ठीक है, डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन दे रखा है। तो वैसे तो ये बताए कि देखिए प्रिज्म हो या फिर ग्लास स्लैब हो, दोनों का मटेरियल सेम होता है, बस बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो दोनों ही क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप लोग देखो, जिस तरह से ये इस तरह से एक मान लो ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसके इधर कोई एक इन्वायरमेंट अलग है, एयर है और इधर ग्लास है। अपवर्तनांक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई सी भी लाइट रे अगर आती है तो आप लोगों ने देखा होगा रेयरर से अगर डेंसर में जाती है तो जो नॉर्मल होता है पोल की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को बोला जाता है अपवर्तनांक या फिर रेफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो लेज़र लाइट आप चाहे तो प्रिज्म पे डालो चाहे ग्लास स्लैब पे डालो, दोनों की कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। मींस कि लाइट जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोनों, जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ए और बी दोनों रिफ्रैक्शन हो, वो डी ऑप्शन में मिल रहा है आपको। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे तो मैं एक रिएक्शन भी आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कह रहा है कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये एक तरह से फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि पौधे जिस क्रिया द्वारा अपने भोजन स्वयं पकाते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो देखिए क्या होता है, 6 CO2 होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 6 ही जल होता है। ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 और प्लस 6 O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे 6 O2 निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें देखिए जो एरो लगा होता है, इसके पहले वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब मोर देन टू या मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो करके एक ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है ना, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 4 टाइप के रिएक्शन बताया था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए सी ऑप्शन में दे रखा है, हिंदी इसकी होती है संयुक्त अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सैचुरेटेड मीनिंग क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है, जैसे मान लो आप कोई पानी है उसमें चीनी घोल रहे हो, ठीक है ना,
चीनी डालते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाता है। तो इस जो पीक पॉइंट होता है इसी को बोला जाता है कि संतृप्त हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह से सैचुरेटेड मोड में आ गया है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कुछ खाते हैं तो जब हमारा पेट भर जाता है तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आप थोड़ा भी दोगे तो हम नहीं खा सकते, तो वो उस पर्सन की क्या होती है, सैचुरेटेड सिचुएशन होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें पूछा है कि कॉपर सल्फेट संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड पोजीशन पे पहुंच जा चुका है, मतलब कि अब उसमें कुछ और नहीं मिलाया जा सकता। कह रहा है कि ऐसा क्या कर दे इसके साथ, इस घोल के साथ, कि इसमें और कॉपर सल्फेट हम मिला सकें, ठीक है। तो ये एक ही कंडीशन पे होती है, कोई भी विलयन हो और आप चाहते हैं वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया है सैचुरेटेड की, लेकिन आप चाहते हैं उसमें थोड़ा और घुले, तो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो बतासे जैसे मिठाई बनाते हैं, तो उसमें एक कंडीशन आती है जब चीनी बहुत मात्रा में हो जाती है और घुलती नहीं है, तो उसको गर्म करने लग जाता है। गर्म करने के बाद आप फिर से चीनी डालते हैं तो वो घुलने लग जाता है, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन कॉपर सल्फेट के में भी लगेगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में है तो इस विलयन को गर्म करके आप फिर से उसमें और मात्रा में विलयन को मिला सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, विलयन को गर्म करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये एक टॉपिक है जो रोग और उसके कारक से क्वेश्चन बनता है, बायोलॉजी का चैप्टर है। इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो यहाँ पे रोग दे रखा है और किस जीवाणु से होता है वो दे रखा है और फैलने का माध्यम दे रखा है। पहला कह रहा है कि देखिए पोलियो कह रहा है बैक्टीरिया से फैलता है, बिल्कुल गलत बात है। पोलियो जो है एक वायरल डिजीज़ है, तो ये वायरस से फैलेगा, ठीक है। वहीं कॉलरा को कह रहा है ये वायरस से होता है, जबकि ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया कह रहा है, ये भी गलत दे रखा है। इसका केवल लास्ट ऑप्शन डी जो है मिसिल्स, जिसको कि खसरा बीमारी कहते हैं, ये वायरस से होती है और वायु द्वारा जो है ये एक पर्सन से दूसरे में जाती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है, ओनली डी इसका ऑप्शन हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक। और इसको हम डिटेल में एक टॉपिक ले लेंगे, सारे बीमारियां और उससे रिलेटेड कौन उसके वाहक होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को डिटेल में कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का अपना आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है। संकुचन प्रसार का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को एक बार सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर सिकोड़ेगा, इस तरह से ट्रेवल करता है, ठीक है ना। उसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है केचुआ, सर्प, केंकड़ा और चींटी। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये अर्थवाम होता है, केचुआ, ठीक है ना। और अर्थवाम या केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी या न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बन पाता है। कि अगर पूछा जाता है ना कि अगर मान लो हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो 2 से 8 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है, तो ये क्या होता है, तो ये विटामिन के की वजह से जमता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहीं और बता देता हूँ कि ब्लड जब शरीर के बाहर आता है तो विटामिन के की वजह से क्या होता है, इस पर थक्का बन जाता है। ऐसा क्या रीज़न है कि शरीर के अंदर जो है ब्लड जमता नहीं है, ठीक है ना। तो इसके पीछे होता है एक तत्व शरीर में पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिपेरिन, ठीक है ना। हिपेरिन, हिपेरिन की वजह से शरीर हमारे बॉडी के अंदर नहीं जमता है, जबकि बाहर जाने पर हिपेरिन अपना काम करना बंद कर देता है और के जो विटामिन के है वो वर्क करना शुरू करता है और ये ब्लड जो है थक्का जमने लगता है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। एक ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं एक और क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कहना है जब अम्ल ए को क्षार बी में कोई एक एसिड है, उसको बी कोई बेस है उसमें डाला जाता है तो सी बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ बहुत मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, उस रिएक्शन में बहुत सारे उष्मा भी निकलती है। मतलब देखो ए ये बेस है, इसको जो ऐड किया गया किसमें, बी सॉरी ए अम्ल है, ये एसिड है
और ये बेस है, ए को बी बेस के साथ जोड़ा गया तो कोई सी बना, सी बना और साथ में क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी निकली, ठीक है ना, ऊष्मा निकली। क्या कह रहा है, सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। वो जो सी बना है ना, इसका इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। तो ए तथा बी और सी की पहचान करना है। सबसे पहले तो ये जानो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये होता है कैल्शियम, सॉरी एक मिनट, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है कैल्शियम सल्फेट। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O जो होता है, इसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बना ही किससे है, कैल्शियम सल्फेट से, तो लास्ट इसका जो सी ऑप्शन हो गया क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो अपने ऑप्शन में ढूंढ लो कि सी पे कहाँ पे कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, ठीक है ना। पहले में देखो सी को क्या बताया है, सी एल्युमिनियम सल्फेट, गलत हो गया। और दूसरे में सी को कैल्शियम क्लोराइड बोला, ये भी गलत हो गया। तीसरे में कैल्शियम सल्फेट बोला है, सॉरी, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। लास्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट दे रखा है ना सी को, तो सी यही तो बनेगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट से ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसको कि प्लास्टर चढ़ाने या पीओपी के काम में लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो ए और बी क्या होंगे, तो यहाँ से ए जो हो जाएगा कौन सा एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि H2SO4 बोलते हैं। और बी जो हो जाता है वो आ जाता है चूने का पानी, जिसको बोला जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। तो आई होप ए बी सी आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। और इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई एक वो है विलेन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, एक तो रेत मिला हुआ है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, रेत है और नेफ्थलीन है और प्लस क्या है, नमक है, NaCl, ठीक है ना। अब इसमें से इनको अगर हमें सेपरेट करना है तो क्या क्या विधि अप्लाई करेंगे वो पूछा है। देखिए नेफ्थलीन क्या होता है, नेफ्थलीन आप देखेंगे वाइट कलर की बॉल्स होती है, गंधक होती है, एक तरह की कीटनाशक होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रोसेस लगते हैं, सबसे पहला प्रोसेस लगता है आपका ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ डायरेक्ट सॉलिड से गैस अवस्था में चला जाता है, लिक्विड अवस्था को स्किप करके, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सब्लिमेशन। उसके बाद होता है इसका निथारण, जिसको कि डिक्टेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई ऐसा वाटर हो जिसमें रेत मिली हो और वाटर हो, तो धीरे धीरे करके जब शांत जल हो जाता है तो रेत नीचे बैठती जाती है, इसी को बोला जाता है निछालन या फिर निथारण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना तीसरा प्रोसेस, इसमें क्या लगता है, एवोपरेशन, जिसको वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है, जैसे नमक और पानी का अगर घोल है तो उसमें से अगर आपको दोनों को सेपरेट करना है तो आप वहाँ पे एवोपरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है और जो दूसरा पदार्थ होता है जैसे कि NaCl है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है फिजिक्स चैप्टर से। इसमें कह रहा है किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाली सिक्के की गति लगातार बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्थ जो होता है हर एक पदार्थ को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है अर्थ की तरफ। जितने पास जाएगी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, सिक्का बहुत हल्का नहीं, पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है, सिक्के पर कोई बल नहीं कार्य करता है, वायु सिक्के को धकेलती है। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पृथ्वी जो है सिक्के को आकर्षित करती है, ठीक है। तो आज ये अपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में जो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बायो वाले पार्ट से, जहाँ से बार बार पूछे जाते हैं हड्डियों वाले क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।